हाय गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट कॉमर्स एकेडमी। मैं विकास, एक्सपर्ट कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है और मिथिला वासियों को खास करके मेरा नमस्कार। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पार्टनरशिप डीड बताया था। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड में। अब बात आती है कि पार्टनरशिप डीड अगर हम नहीं बनाते हैं या फिर एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं, पहला केस क्या हुआ कि पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट हम नहीं बनाते हैं, एंड सेकेंड केस कि पार्टनरशिप डीड हमने बनाया है लेकिन कुछ आइटम्स या फिर कुछ चीजें मैंने उनमें लिखना भूल गया है। फर्स्ट केस क्या कि पार्टनरशिप डीड मैंने बिल्कुल नहीं बनाया, और सेकेंड थिंग कि पार्टनरशिप डीड मैंने बनाया है बट कुछ चीजें लिखना उसमें भूल गया है। तो उस केस में क्या होगी, नहीं होगी, उन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वहां पे कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, नहीं होगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 13 में बताया गया है कुछ आइटम्स, अगर उनके बारे में आप पार्टनरशिप डीड में या एग्रीमेंट में लिखना भूल जाते हैं तो वहां पे सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप डीड को एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में, मतलब कहने का मतलब क्या कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है, या फिर बनाया गया है लेकिन कुछ चीजें उसमें लिखना छूट गया है, तो वहां पे क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 13 का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अब सेक्शन 13 में क्या लिखा गया है तो वो डिस्कस करते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि अगर साझेदारी संलेख में या फिर एग्रीमेंट में आपने रेमुनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्या कि आपने साझेदारी संलेख एग्रीमेंट बनाया है और उसमें रेमुनरेशन के बारे में कुछ लिखना भूल गया है। जैसे कोई पार्टनर्स है, अगर उसमें काम करता है, बिजनेस को कैरी करता है, तो उसको जो भी सैलरी या कमीशन मिलना चाहिए था वो चीजों के बारे में आपने लिखना छोड़ दिया है या फिर लिखना भूल गया है एग्रीमेंट में, तो उस केस में क्या होगा कि किसी भी साझेदार को, किसी भी पार्टनर्स को कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, मतलब नो रेमुनरेशन। क्या कि किसी भी साझेदार को सैलरी मिलना था या कमीशन मिलना था, इस चीज के बारे में आप लिखना भूल गए हैं तो किसी भी साझेदार को कुछ नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने लिखा हुआ था एग्रीमेंट में कि साझेदार को सैलरी दिया जाएगा, किस साझेदार को नहीं दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से चलते हम। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है या फिर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है बी में। बी का मतलब कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 13 के बी में लिखा हुआ है कि अगर आप प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, लाभ हानि का बंटवारा कैसे किया जाएगा साझेदारों के बीच, इस चीज के बारे में आपने एग्रीमेंट में लिखना भूल गया है या फिर एग्रीमेंट आपने नहीं बनाया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेक्शन 1932 का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 13 का प्रोविजन कहता है कि उस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब बराबर समान अनुपात में आप प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में या फिर एग्रीमेंट में रेशियो लिखा हुआ है कि साझेदारों के बीच प्रॉफिट का बंटवारा इस रेशियो में किया जाएगा या फिर बराबर किया जाएगा, तो आप वहां पे अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार आप बंटवारा करेंगे। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखे हैं कि प्रॉफिट का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा, तो उस केस में आप बराबर प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। तीसरा चीज सी में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी पर ब्याज के बारे में क्या कहा गया है तो बताते हैं हम आपको कि अगर आपने साझेदारी संलेख में लिखा है कि पूंजी पर ब्याज किसी प्रॉपर रेट से 6%, 8%, 10%, जो भी रेट आपने लिखा है उस रेट से दिया जाएगा, तो आप उस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देंगे। लेकिन आप पार्टनरशिप डीड में या फिर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है, आपने कुछ नहीं लिखा है, उस केस में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी साझेदार को नहीं दिया जाएगा।
एंड द डी में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई साझेदार है, ए और बी दो साझेदार है, दोनों मिलकर के बिजनेस को चला रहे हैं और दोनों में से किसी एक साझेदार ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है या फिर एडवांस दिया है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि साझेदार को एडवांस पे या फिर लोन पे किसी भी रेट से, जो भी रेट मान लो कि 10% के हिसाब से लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो उस केस में आप 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखना छोड़ दिया है या फिर लिखना भूल गया है एग्रीमेंट में, तो उस केस में साझेदार को इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6% के हिसाब से दिया जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी किसी साझेदार से नहीं लिया जाएगा अगर एग्रीमेंट में लिखना छूट गया हो। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आप एग्रीमेंट में इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किए हैं तब तो कोई बात नहीं, तब तो उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट जो आपने एग्रीमेंट में लिखना भूल गया है, तो उस केस में अगर आप, क्या होता है कि गांव में पंच बैठते हैं, पंच मिल करके उसका फैसला कर लेते हैं, तब तो फिर इस प्रोविजन का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन बात उससे आगे बढ़ जाती है, मसला उससे आगे बढ़ जाती है, तो उस केस में अगर आप कुछ चीजों के बारे में लिखना भूल गए हैं एग्रीमेंट में, तो वहाँ पे सेक्शन 13 का प्रोविजन अप्लाई होगा। सेक्शन 13 का प्रोविजन कहता है कि किसी भी साझेदार को कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से दिया जाएगा। इन सारी चीजों का डिस्कस इसमें किया गया है। अब एक दो चीज के बारे में और बात कर लेते हैं। माइनर्स एडमिशन। माइनर्स मीन्स कि नाबालिग जिनका एज 18 वर्ष से कम हुआ है, उनको हम नाबालिग बोलते हैं। तो नाबालिग को हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लायक नहीं माना गया है, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लायक नहीं माना गया है, इसलिए पार्टनरशिप एक्ट में ये बोला गया है कि किसी भी नाबालिग को आप साझेदार नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी नाबालिग साझेदार नहीं बन सकता। हाँ, प्रॉफिट में हिस्सा आप उसको दे सकते हैं, बट साझेदार के तौर पर आप उसका एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब बोला गया है कि जो आपने पार्टनरशिप डीड बनाया है या फिर एग्रीमेंट आपने बनाया है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दो पार्टनर ए और बी मिलकर के पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, कुछ दिनों बाद आपको एक और पार्टनर की जरूरत पड़ती है, तो आप सी का एडमिशन करते हैं। लेकिन सी का एडमिशन लेने से पहले आप दोनों पार्टनर एग्री होंगे, तब उसको हम एडमिशन दे सकते हैं। जैसे ए एग्री है बट बी एग्री नहीं है, तो सी का एडमिशन वहाँ पे नहीं हो सकता है। तो क्या कहने का मतलब कि जो भी आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसको आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हाँ बच्चों, आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वहाँ पे सभी पार्टनर एग्री होना चाहिए। एग्रीमेंट कैन बी चेंज आफ्टर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं है तो आप पार्टनरशिप डीड को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक से इसको फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। क्या रिवाइज करना क्या है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या होगा। अगर पार्टनरशिप डीड आपने बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बनाया है या फिर आप पार्टनरशिप डीड में कुछ आइटम्स लिखना भूल गए हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 13 कहता है कि किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा कुछ नहीं दिया जाएगा। बी में बोला गया है कि अगर आपने लाभ हानि अनुपात के बारे में लिखना भूल गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा कैसे किया जाएगा, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस का बराबर किया जाएगा। सी में बोलता है कि अगर आपने एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखना भूल गया है, तो किसी की भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी साझेदार को नहीं दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में आप अगर लिखना भूल गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी किसी भी साझेदार से नहीं लिया जाएगा। और लास्ट दो थिंग है कि माइनर्स का एग्रीमेंट। माइनर्स क्या होगा, माइनर को हम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसको कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर पार्टनर बनाने लायक नहीं मानते हैं, तो किसी भी माइनर को साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। उसको हम लाभ में हिस्सा दे सकते हैं, बट
साझेदार नहीं बना सकते। एंड द लास्ट थिंग इज कि एक बार जो आपने पार्टनरशिप डीड बनाया या फिर एग्रीमेंट बना लिया, उसको बदला जा सकता है, बट उसका एक कंडीशन है कि सभी साझेदारों की सहमति होनी चाहिए। दैट्स ऑल माय गाइज। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कोई भी दिक्कतें हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के आप मुझे क्वेश्चन रेज करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू गाइज।